धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये सच है कि हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहां पल पल चीजें बदल रही हैं और पल पल चीजें लोगों तक पहुंच भी रही है। और हम तो अपना हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में किसी एक्सपर्ट के साथ कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपके सामने रखकर ये सोचते हैं कि हमने पत्रकारिता के जितने भी मानक है उनको पूरा कर दिया, जबकि आज ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन वही है कि हम हर चीज से आपको अपडेट कराएं। तो हमारे साथ महमूद पराचा साहब जुड़ने जा रहे हैं। 2-3 मुद्दे हैं, उन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे देश के जो पूर्व सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनको लेकर कुछ घटनाक्रम सामने आया है, एक नहीं दो आया है। शेखर यादव को लेकर वो कुछ कर रहे हैं, सरकार उनको कुछ ऑफर दे रही थी, वो शायद उन्होंने ठुकरा दी है। इसके अलावा अब सरकार ने कानून बदल डाला है उसी आशा रानी वाले स्टाइल में कि पूरे घर के बदल डालूंगा कि अब आप चुनाव आयोग से जानकारी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव की धांधली का महमूद पराचा साहब बड़ा खुलासा करने जा रहे थे और सरकार ने आनन फानन में कानून को बदल डाला, और वो भी मामला अदालत में होने के बावजूद। तो उस पर भी चर्चा करेंगे और सबसे अहम बात करेंगे मोहन भागवत के बयान को लेकर। वो इतने बड़े संस्कारी आखिर कैसे बन गए हैं? उन्होंने फिर से 6 महीने के भीतर दूसरी बार ये कहा, जानते ही होंगे आप, जून में भी उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने कह दिया है कि भैया ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये देश जितना बहुसंख्यकों का है उतना अल्पसंख्यकों का भी है, और कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं है, सभी जो है इस देश के लोग हैं। तो इन तमाम चीजों पर अपनी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। पहले डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र कर लेते हैं। शेखर यादव के बारे में कह रहे हैं कि जब उसको जज बनाया जाना था मैंने विरोध किया था। ये बात तो उन्हें पता नहीं किस अंदाज में बता रहे हैं वो, और किस मकसद से बता रहे हैं, ये तो वो खुद ही बताते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। ये तो वो जब तक चीफ जस्टिस रहे और वो हमेशा से बताते रहे कि कोलिजियम के अंदर क्या होता है उसको छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए कि क्या किस किस मकसद से बता रहे हैं। वो खुद अपने आप में शक के दायरे में आता है। और अब क्योंकि वो आरएसएस की उनकी निकटता जग जाहिर हो चुकी है, और तो उसके बाद तो आरएसएस की जो ट्रेनिंग होती है बेसिक, और ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो सरदार पटेल साहब को भी झूठ बोल के अपनी जो बैंड है वो हटवा लिया था कि हम कभी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस नजर से देखा जाए तो चंद्रचूड़ साहब की किसी भी बात पे यकीन करना मेरे ख्याल से धोखा खाना होगा। बल्कि जो अपनी इसी छवि को बचाने के लिए जो खराब होती जा रही है, उन्होंने एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। नहीं, ये खबरें काफी छप भी रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे भी और दूसरी भी उसमें। लेकिन मेरा इस पे सीधा सीधा कहना यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जितना कार्य किया है, और गोगोई साहब ने भी एक बार बोला था ना कि ये जो मुझे राज्यसभा का पद मिला है ये मेरे स्टेचर के हिसाब से बहुत कम है, क्या होता है राज्यसभा का पद मेरे लिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो कार्य डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने किए संविधान को कमजोर करने के लिए, मनुस्मृति को मजबूत करने के लिए, मनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए और अम्बेडकरवाद को कम करने के लिए, उनके सामने अगर उसको तोला जाए तो ये एनएचआरसी का पद तो बहुत छोटा है। उन्हें तो क्या राष्ट्रपति बना दें? क्या उनको क्या राष्ट्रपति बना दें? उनको मेरा ख्याल उतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा जितना नुकसान उन्होंने भारत के संविधान को किया है, तो उतना तो कम से कम उन्हें आरएसएस को और बीजेपी को देना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान किया उन्होंने कि संविधान से फैसले नहीं होते बल्कि कहीं और से फैसले होते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है जुडिशियल सिस्टम का, देश के संविधान का और जजेस की गरिमा का। आप कानून बदल बांटोगे पूरा चुनाव आयोग का? क्यों इतना पीछे पड़े हो कि मोदी सरकार कानून बदलने को तैयार हो जा रही है, मजबूर हो जा रही है? देखिए, ये कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। अभी ये अलग बात है कि अभी लड़ाई में ऊपर वाले ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी है कि ये लड़ाई मैं अकेले कुछ टाइम तक के लिए लड़ूं, लेकिन बहुत सारे साथी आ गए हैं, बहुत सारे साथी छोड़ के चले भी गए थे, और अब नए साथी भी आ रहे हैं और पुराने साथी भी धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। लेकिन ये काम कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। 2019 में आरटीआई एक्ट, जब आरटीआई एक्ट बदल सकते हैं ये कि चुनाव आयोग की जो सूचनाएं हैं वो देने के लिए उन्होंने उसमें तोड़ मरोड़ की। क्यों? क्योंकि 2019 में लोगों ने आरटीआई के जरिए इलेक्शन कमीशन की फाइलें मांगना शुरू की। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है, जब एक फैसला आया
कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो उसमें पैनल में चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, वो उन्होंने तुरंत आनंद फानन में कानून लाया और बदल दिया। मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ और उस तरफ से खड़गे जी एक तरफ, या वो सुधीर रंजन चौधरी जी एक तरफ, तो ये उन्होंने दोबारा ऐसा काम किया। अब ये जो मेरे लिए बदला है कानून, मेरे जजमेंट जो हरियाणा की जजमेंट आई है, ये 90 की 90 सीटों पे तो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाते हैं, उनकी सारी मतलब कलई खुल जाती ना, बिल्कुल चोरी रंगे हाथों जिसको कहते हैं, आंखों देखी वो हो जाती। तो अब कोशिश किया उन्होंने, लेकिन ऐसे थोड़ी, हम तो अंबेडकरवादी हैं और एक तरीके से अंबेडकरवादियों को हराना इतना आसान नहीं होता है मनुवादियों के लिए, तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी कोशिश, ये कोशिश नाकाम होगी। हमें मिलेंगी अदालत के जरिए, क्योंकि मेरे भी जहन में अभी कई स्ट्रेटजीज है ना जो मैं वक्त आने पे ही खोलूंगा। ठीक है। अगर ये इस तरीके से गोल पोस्ट बदल के, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक फुटबॉल का मैच हो रहा है सपोजिंग हमारे अंबेडकरवादियों के बीच में, यानी कि मेरे और ये अमित शाह जी और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के जो आरएसएस के लोग हैं मनुवादियों में, तो हमने एक के बाद 90 गोल कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो गोल पोस्ट है ना, जो गोल जहां पे गोल होता है वहां पे गोल ही नहीं होता, हम तो अब रूल ये कर रहे हैं कि कहीं और हमने रख दिया वो गोल पोस्ट, वहां पे गोल करना पड़ेगा आपको। क्या बदलाव कर दिया, सीधा सीधा बताइए ना, क्या बदलाव किया सरकार ने? मतलब ये बदलाव कर दिया कि जो कागज रूल 93(2) में मिलने चाहिए थे उसमें तब्दीली कर दी कि वो सारे कागज नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, वो चोरी का काम मतलब जो है उनका, वो मैं पकड़ ना पाऊं, देश की और जनता देख ना पाए। ठीक है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि अंबेडकरवादी इतनी जल्दी हारते नहीं हैं। जयपुर में देखिए क्या लाठी बज रही है कांग्रेस वालों पर, पानी की बौछारें चल रही हैं। असम में और उत्तर प्रदेश में तो धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं को मार तक दिया गया है और उनका इल्जाम कांग्रेस पे ही लगाया जा रहा है। राहुल गांधी पे FIR हो गई है। बीजेपी के 2 बुढ़ऊ जो है वो कह रहे हैं कि हमें धक्का मार दिया, उनकी महिला कह रही है सांसद कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर डाली है। आप अंबेडकरवादी बन के घूमते रहिए, जेल में डाल देंगे वो सबको। नहीं, वो तो हम घूम रहे हैं, लेकिन वो अंबेडकरवादियों से मदद तो मांगे। आपने कहा बोला किसी अंबेडकरवादी को उंगली लगाएं फिर हम बताएंगे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस वाले अंबेडकरवादी नहीं है? अब ये तो उन्हीं से पूछिए। अच्छा, आपने तो खुद ही ने कांग्रेस वाला बोला है। अभी तो अगर हम है ना, देखिए नहीं, आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ और यहाँ मुझे हजरत जी का डायलॉग याद आ रहा है, जब किसी मुस्लिम नौजवान का कत्ल हो जाए, लिंचिंग हो जाए उसकी, और उसके दाढ़ी मूछ ना हो, टोपी वोपी ना हो, होलिया उसका वैसा ना हो, तो कहते हैं वो तो देखने में ही मुसलमान नहीं लगता। तो आप भी वैसा ही कह रहे हैं कि कौन से वो अंबेडकरवादी हैं? नहीं, वो कहें तो सही, जब हमें ही नहीं पता तो कुछ तो बात है ना, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। आप खुद उन्हें नहीं मान रहे, मेरी तो बात छोड़िए। अगर मैं आप कह रहे हैं उन्हें कांग्रेसी अंबेडकरवादी थोड़ी कहा, मैंने कहा था अंबेडकरवादी हार नहीं मानते। लेकिन देखिए अब ये तो एक बात थी, ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को और गांधी फैमिली को खास तौर पे जो कानूनी मदद मिल रही है ना, वो स्लीपर सेल्स के द्वारा मिल रही है। मतलब स्लीपर सेल्स ने उनको प्रॉपर कानूनी मदद नहीं दिलवा रहे हैं और उनको बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, 10 बार हो चुका है। कल हम गए थे ना अमित शाह जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने, हमने तो वहां स्टैंप भी ली और DD एंट्री भी ली। और हमारे पीछे कौन है? तो नहीं हुई ना, हम तो FIR तो नहीं हुई। नहीं, इनकी तो कंप्लेंट भी रिसीव करके स्टैंप लगा के नहीं दी ना, और ये तो कांग्रेस पार्टी है। हम तो एक अकेले अंबेडकरवादी वकील गए थे अपने क्लाइंट के साथ। इस मुद्दे को छोड़ते हैं अपने। इसमें ऐसा नहीं है, देखिए सुनिए, इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई चमत्कार कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ के कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि राहुल गांधी जी के ऊपर और प्रेशर बनता रहे, क्योंकि वो मजबूती से लड़ना चाहते हैं आरएसएस। ठीक है, अब अगला सवाल। आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला को एक नहीं 2 बार EVM के बारे में बोल रहे हैं। आपने सुना होगा अभिषेक बनर्जी को, जिसकी बुआ खुद ममता बनर्जी EVM पे सवाल उठाती है, वो EVM के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपका जो मुद्दा है वो बस हवाई चल रहा है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, राजनीतिक पार्टियां। उमर अब्दुल्ला साहब के जो वालिद बुजुर्गवार हैं वो खुद EVM के खिलाफ बोल चुके हैं जबरदस्त तरीके से, सिर्फ ममता बनर्जी साहिबा ही नहीं। तो ये हमारी जीत के निशान हैं कि अब हम जीत रहे हैं, अब हमारी लड़ाई जो है, हमारा पल्ला जो है भारी हो रहा है, ये उसके निशान है। आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं,
श्रीमान फडणवीस साहब हैं जो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, राजा बन गए उन्होंने राजा। अपनी पहली स्पीच जो दी महाराष्ट्र की असेंबली में, शायद मेरा अंदाजा है पहली स्पीच है उनकी एज मुख्यमंत्री, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा नाम लेके शुरू किया, 3-4 बार मेरा नाम लिया है। यहाँ अमित शाह जी अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं बार बार, और वो अंबेडकरवादी का नाम लेके कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों कर लिया वकील, आप किसी को भी करो, इनको मत करो, आप प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, महमूद प्राचा को मत करो। तो ये हमारी जीत का साइन नहीं है। और आज ये जो अभी मैं आपको ये बता रहा था, आपने जिससे सवाल ही पूछा वो देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन भी अभी किसी ने भेजी है मुझे, पता नहीं ये कितनी सच्ची है या गलत है। ये 93 में भी चेंज कर दिया इन्होंने, रूल 93 में। ठीक है, तो ये हमारे जीत के सिग्नल है कि वो हमारी जो कार्रवाई है वो सटीक है और सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर। जून में भी कहा और अब फिर कहा, और उस समय कहा जब नरेंद्र मोदी को कुवैत जाना था। क्या इस वजह से कहा कि भैया ये कुवैत जा रहे हैं, मुस्लिम देश जा रहे हैं, 2 दिनों तक वहां रहेंगे, मैं एक ऐसा बयान दे देता हूं, या मोदी जी ने ये आइडिया दे दिया, अरे आप ऐसा बयान दे दो, हम जाके वहां कह देंगे? नहीं, देखिए आरएसएस जो है, और आरएसएस स्वयं भी बोलती है हम एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी करीब 1 लाख से ज्यादा संगठन है, ये भी वो खुद ही कहते हैं। और देश में सबसे ज्यादा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या देश के अंदर की कंट्रीब्यूशन लेते हैं, आरएसएस की सहयोगी संगठन ही लेते हैं, ऐसा जग जाहिर बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, बहुत सारे देशों में अब आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाने लगा है, और उस पर कार्रवाई भी धीरे धीरे करके हो रही है ताकि आरएसएस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सके। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा कार्रवाई चल रही है, और उनके सहयोगी संगठनों को। तो अब यूनाइटेड नेशन में और दूसरी जगह दूसरे देशों में बचने के लिए ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि हमने तो ऐसा भी बोला था, हमारे तो सर संचालक ने ऐसा बोल रखा है। तो ये मेरा जो अंदाजा है, ये उस लिए बात की जा रही है, इसमें कोई मुझे सत्यता लगती नहीं है। ये तो एक वो है कि दिखाओ कुछ और करो कुछ और, उसका है ये। लेकिन इनका एजेंडा पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से मनुस्मृति लागू कराने का है, संविधान को खत्म करके। यही सवाल, ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूं। सवाल यह है मेरा कि आदित्यनाथ योगी अपने आप को मोहन भागवत से बड़ा समझ रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की भी नहीं चल पा रही आदित्यनाथ योगी के सामने? वो तो एक अलग लाइन ले रहे हैं बार बार मोहन भागवत के बोलने के बाद भी। देखिए, ये मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपके सवाल में आपका जवाब भी है। ऐसा तो है नहीं, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी सभी आरएसएस के एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ही तो हैं। और वो अपने जो बॉस हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या? और आरएसएस उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है? तो ये सब मेरे ख्याल से लोगों को भ्रम में डालने के लिए है। बिल्कुल किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे मोहन भागवत जी बिल्कुल भी जो बोल रहे हैं उस पर अमल नहीं चाहते। वरना आरएसएस तो डिसिप्लिन फोर्स है, मैंने पहले कहा है ना, खुद बोलते हैं कि हमारी बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, अनुशासनात्मक, एकदम पूरी अनुशासनता से कार्य करती है। तो कहां है अनुशासन? अपने बॉस की बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता ना। कह रहे हैं तो सारे, आपके अलावा बहुत सारे मुस्लिम जो लोग हैं, वो उलेमा जो हैं, तमाम मौलाना जो हैं, बहुत सारे, वो इस फैसले का स्वागत, इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। नहीं तो वो तो उनके कार्डर्स ही है ना। अच्छा, वो तो उनके वर्कर्स हैं, तो वर्कर उनका स्वागत नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे? आप भी ऐसी बातें करते हैं। ये सब जितने भी स्वागत करने वाले लोग हैं, ये सब उनके वर्कर्स हैं। वो भी उसी तरीके से मोहन भागवत जी या उनकी चेन ऑफ कमांड जो है, उसके इशारे पर उतना भर बोल रहे हैं जितना उन्हें निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो नहीं, क्या बोलना चाहिए उनको? क्या बोलना चाहिए उनको? मतलब क्या बोलना चाहिए कि आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब उनको क्या बोलना चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि जो आरएसएस ने उन्हें निर्देश दिया है, जैसे मोदी जी को आरएसएस जो निर्देश देता है वो करते हैं कि अडानी जी को पूरा देश दे दो, तो वो दे रहे हैं। अब मोहन भागवत जी से आप ये उम्मीद तो नहीं करते, या उनकी हाईकमांड से, कि वो मोदी जी को प्रेस में निर्देशित करें कि पूरा देश आप इनके साथ मिलकर लूट लो। ऐसा तो नहीं दे सकते ना निर्देश। वो तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्शंस होती हैं, जो करने वाली और होती हैं, और जो वैसी होती है वो और होती है। हमारे यहाँ बचपन में एक कहावत थी,
हम लोग आपस में जब यूनिवर्सिटी के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे पैसे कम होते थे तो चाय वाले को हमारा हिसाब किताब चलता था, तो ये मजाक की बात है वैसे। तो ऐसे मना करके वही 2 चाय लाइयो, 2 चाय लाना, तो उसका मतलब होता था कि बोल तो रहे हम लेकिन ऐसे करके ना लेकिन लानी नहीं है। लानी नहीं है, ये वो वाला काम है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे एक चीज ये भी तो हो सकती है ना, आप सलाह दीजिए जो तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं मोहन भागवत के फैसले का, कि भाई कहो मोहन भागवत से कि बुला लें आदित्यनाथ योगी को और पूछें उनसे कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, एफआईआर दर्ज कराएं ऐसे लोगों पे जो मस्जिदों के नीचे जाकर मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सलाह तो आप दे सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं क्या सलाह दूंगा, मेरी सलाह तो सुन कौन रहा है? मेरी सलाह तो वही सुनेगा ना जो अम्बेडकरवादी होगा और जो इनका एजेंट नहीं होगा। जो लोग मेरी सलाह सुनते हैं वो मेरी जैसी बात ही करते हैं। और इनके एक और आज मैं किसी वक्ता को सुन रहा था, वो कोई किसी टीवी चैनल पे, मुझे तो भेजते रहते हैं ना सब क्लिपिंग काट काट के वैसे भी। तो एक जो ये क्रिमिनल टेलीविजन चैनल है उस पर बहस हो रही थी, उसमें खूब डांट पड़ रही थी। ये सपा के जो स्पीकर हैं वो गए अनीश जमाई साहब, उनको खूब डांट मार रहे थे। कोई आरएसएस के विचारक या क्या नाम है उनका, गोयल या कुछ नाम है उनका, नाम मुझे ठीक से याद नहीं। वो ये कह रहे थे कि अभी तुम्हें 100 साल लगेंगे ये समझने के लिए कि आरएसएस के जो संघ संचालक हैं उनकी क्या बात का क्या मतलब है। बात तो सही कही। हाँ, तो ये अनीश जमाई जी को वो सलाह बता रहे थे, डांट डांट के, बहुत गाली वाली देके। तो ये है असलियत। तो जितने उनके मुंह से तो कभी कभी सच्चाई निकल जाती है ना। आप तो कम से कम सिखाइए ना आरएसएस के बारे में, 100 साल ना लगे मुसलमानों को, आपके अनुभव और आपके तजर्बे से मुसलमान समझें आरएसएस के बारे में। मैं तो एक्सपर्ट हूं, मेरी बात जो सुनेगा कभी धोखा नहीं खाएगा आरएसएस वालों से। इनकी किसी भी बात पे भरोसा ही नहीं करना है। अच्छा, आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं उनकी संवैधानिक जो स्टेटस है क्या है? मतलब आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो योगी जी को बोले कुछ या मोदी जी को कुछ बोले, या वो बोलेंगे तो वो उसका संज्ञान लेंगे। ये आप भी उम्मीद क्यों कर रहे हैं? कोई उनकी संवैधानिक व्यवस्था में तो कोई स्थान है नहीं, एक एनजीओ भी नहीं है वो तो वैसे ही हैं बस। तो ये बात है ना, जैसे वो हैं ऐसे ही, वैसे ही उनकी बातें भी हैं ही, नजर नहीं आती। उनका कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं, उनकी बातों को जो भी सुनेगा और उसको क्या आपस में चेष्टा करेगा वो धोखा खाएगा। क्या आपस में कोई रस्साकसी चल रही है क्या इसमें, आरएसएस में, बीजेपी में, आदित्यनाथ योगी में, नरेंद्र मोदी में, एक दूसरे से बड़ा दिखने की, एक दूसरे से ऊपर दिखने की कोई होड़ भी लगी हुई है क्या? उसके चलते ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्या? नहीं, कोई छोटा सा बिजनेस हाउस भी होता है, उसमें सब में होते हैं ना, जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो ये चाहते हैं मेरे पास पावर ज्यादा आ जाए, मेरे पास पावर ज्यादा आ जाए। ये उतनी बार लड़ाई है, वैसे कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा सीरियसली लेना मेरे ख्याल से इसको ज्यादा मामले को ध्यान देना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी को हटा के योगी जी और अमित शाह जी और एक ये हेमंत बिस्वा शर्मा साहब में प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ लगी हुई है कि मोदी जी को किसी तरीके से 75 साल के होते ही रिटायर कर दिया जाए। लेकिन तीनों के तीनों देखिए, फिर यही है आरएसएस का जो स्टाइल होता है, मोदी जी को अपना सबसे महान बड़ा नेता बताते रहेंगे साथ में, लेकिन पीछे से जो खबरें आती हैं वो ये आती हैं कि ये तीनों के तीनों ही ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से अगला प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं और मोदी जी जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाए। तो अब ये बोल सकते नहीं, इसे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन भागवत को हटाकर भैया जी जोशी को, वो भैया जी जोशी तो है नहीं, वो दत्तात्रेय होसबले जो हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही हो, और अपनी इस कुर्सी को खिसकते हुए देखकर मोहन भागवत जो है बार बार ऐसे बयान दे रहे हो जो सरकार के और बीजेपी के खिलाफ जा रहे हो। नहीं, ये सब भी, लेकिन इसका मकसद क्या है कि जो अंदर की जो सत्ता की लड़ाई है वो एक सी जगह दूसरी जगह व्यक्ति के पास चली जाए, लेकिन उनकी कोई पॉलिसी नहीं बदल रही है ना, उनका कोई डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें जो आरएसएस और बीजेपी को जो अपना नहीं मानते या उनसे उनकी बातों में नहीं आना चाहते, उनकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है कि आरएसएस जो भी कर रही है उसको अच्छे से समझ नहीं सकते तो हम जैसे लोगों की बातें समझ के सुनकर अपनी कार्रवाई करें ना। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, महिलाएं, किसान, गरीब, ये लामबंद हो। देश में जो अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू ये लूटामारी कर रहे हैं, ये किस जरिए से कर रहे हैं? ये चुनाव में चोरी की मशीनों के जरिए से कर रहे हैं। उसके खिलाफ आंदोलन में जुड़े। जैसे ये मशीनें जाएंगी ना, इनकी जो सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगी इन मशीनों के जाते, क्योंकि फिर वोट तो पब्लिक इन्हें देती नहीं है। ठीक है,
नकली वोटों से जीतते हैं। बिल्कुल सही, नकली वोटों से जीतते हैं। और जो किसान आंदोलन चल रहा है या जितने भी तमाम आंदोलन चल रहे हैं, बेहतर होगा कि वो सबसे पहले ईवीएम को ही एक मुद्दा बना डाले और ईवीएम हटते ही इनकी चूल्हे हिली ही जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने।